देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम खास मुलाकात। नमस्कार, न्यूज टीवी इंडिया के विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर बिश्नोई और आज मैं आपकी खास मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहूंगा जिन्हें मैं सामाजिक कार्यकर्ता कहूं, पर्यावरण प्रेमी कहूं या एक राजनेता कहूं। मेरे साथ हैं विशेष बिश्नोई। विशेष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया। विशेष जी, आप ओसियां विधानसभा से आपने विधायक के तौर पर नामांकन दाखिल किया और वहां पर एक युवा और नौजवान होने के नाते आपने आवाज को, युवाओं की आवाज को बखूबी से उठाया और लोगों ने आपको प्यार भी दिया। अब ओसियां को छोड़ करके आप अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर से नामांकन दाखिल किया है, कैसा फील हो रहा है? एक ये कि मुझे बहुत खुशी है कि भारत के संविधान के अंदर आम जनता को कि इस प्रकार का मौका दिया जाता है जी, और जो भारतीय राजनीति के अंदर युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि यही एक मौका है जिसमें हम अपनी आवाज़ को, जो देश का राजनीतिक सिस्टम है, जो नेता हैं, उनके सामने रख सकें और जो जनता के उनके जो असली हक हैं वो इस इलेक्शन के माध्यम से उनके सामने आ सके। लेकिन अभिषेक जी अपन बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में कई सारी समस्या हैं। आज तक जोधपुर के जो एमपी बने हैं उन्होंने वादे तो किए हैं, लेकिन हकीकत में उन वादों को धरातल पर पहुंचाने के लिए वो सक्षम नहीं हुए। चाहे वर्तमान एमपी साहब की बात कर लें, राजस्थान के 25 एमपी में से जो है 23वें नंबर पर रहे, यानी एक तौर से फिसडी एमपी के तौर पर उनका कार्यकाल रहा है। आपके क्या कुछ वादे होंगे जो जोधपुर की जनता को रास आएंगे? देखिए, जो आम आदमी होता है उसको सबसे पहले तो चाहिए स्वास्थ्य जी। आज जोधपुर के अंदर जो सरकारी अस्पताल है वो एकदम खस्ता हालात में, और वहाँ की जो मशीनरी है वो इस तरह से, कोई चेकिंग के लिए आता है तो भी किसी को 1.5 महीने की या एक कभी कभी तो 6 महीने की दी जाती है। तो हमारा यही मकसद होगा कि जो अस्पतालों की जो दशा है वो उसको सुधारा जाएगा, और साथ में यह भी प्रयास रहेगा, क्योंकि अभी ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो साथ में यही रहेगा कि आने वाले वक्त के अंदर मेट्रो की आवश्यकता होगी तो उस हिसाब से संसद में मुद्दा उठाएंगे। लेकिन बात जब अपन किसानी की करते हैं तो जोधपुर वैसे तो रूरल पॉइंट में बसा हुआ है, शहर की बात करें तो बहुत कम सिटी है। तो अगर रूरल में अगर बात करें तो किसानों के तौर पर कई सारी समस्या हैं। यहाँ की सूखे प्रदेश में, सूखे जिले में भी आता है, यहाँ पर बारिश के टाइम किसानों के लिए भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप किसानों को लेकर के ऐसा क्या इन जोधपुर की जनता से वादा कर रहे हैं ताकि किसानों को उनमें लाभ मिल सके, बेनिफिट मिल सके और किसान युवा होने के नाते आपके पीछे देखें और आपको वोट दें? हम तो यही अपील करेंगे, और जिस तरह से राजा महाराजा जो जब पानी की समस्या या किसानों की समस्या होती थी वो बांध या डैम का निर्माण करते थे, क्योंकि आने वाले वक्त में पानी की बहुत समस्या होने वाली है, और जो ग्राउंड लेवल का पानी है वो हर साल नीचे जा रहा है। तो हम ऐसे रिचार्जेबल कुएं जो गवर्नमेंट से स्वीकृत करवाएंगे, हाँ स्वीकृत करते गए, ताकि जो बरसात का पानी है उसको रीस्टोर किया जाए और जो ग्राउंड लेवल है वो भी रिचार्ज करें, और उसके साथ ही इस तरह से बड़े डैम बनाने की जो कोशिश की जाएगी ताकि उससे कृषि कार्य कर सके किसान लोग। लेकिन जब अपन राजनीति की बात करें तो वर्तमान की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं तो एक और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत चहेते गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत हैं। उन दोनों हस्तियों के सामने जब आप एक जमीनी कार्यकर्ता और एक किसान के पुत्र सामने इलेक्शन को फाइट कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मात दे पाएंगे उन लोगों को? ये एक मैदान है, और हर आदमी जब भी मैदान के एंट्री मारता है तो जीत के उद्देश्य से उतरता है। बिल्कुल। और जो फैसला होता है वो जनता तय करती है। वो जब रिजल्ट आता है उस दिन आदमी जीतता एक ही है फील्ड के अंदर, जब तक सब बरोबर है।
लेकिन जब बात करें स्मार्ट सिटी की तो जोधपुर के जनता की पहली पसंद है स्मार्ट सिटी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जो है देश को कहीं स्मार्ट सिटी भी देंगे। इसको लेकर के जोधपुर हमेशा सवाल उठते गए, क्योंकि राजस्थान की अगर हम बात करें तो जयपुर के बाद जोधपुर सबसे बड़ी लार्ज सिटी है। तो ऐसे में स्मार्ट सिटी का जो मामला है वो हमेशा यहाँ के पॉलिटिशियन ने दबा कर रखा है। तो आप इस मुद्दे को संसद में कैसे लेकर जाएंगे और क्या संसद में जाने के बाद इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से आप उठा करके जनता को ये न्याय देंगे स्मार्ट सिटी का? देखिए, स्मार्ट सिटी जोधपुर के अंदर देखो कि काफ़ी सारी जैसे इंस्टीट्यूट भी है, बहुत सारी सुविधा भी है, ऐसी बात नहीं है। रेलवे स्टेशन को छोड़ करके कहीं पर भी कोई सफाई नहीं है। यह जो शौचालय बने हुए हैं काफ़ी जगह, और वो काम ठेकेदारों के दिए हुए हैं। जैसे जोधपुर में घंटाघर के में भी शौचालय बने हैं, उनके लॉक लगे हुए हैं, सिर्फ खाए की होती है। और सही जो जनता को हक मिलना चाहिए, जिस तरह से उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो सिर्फ जो ठेकेदार है वहीं तक सीमित हो जाती है और वो अपनी पेट भराई करे। आम जनता इसका फायदा नहीं ले पा रही, तो हम इस चीज को वहां उठाएंगे। लेकिन एक बात आती है, जब आपने आम लोगों की बात की है तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि एक जनता के अंदर परसेप्शन बना हुआ है कि जो विधायक है या फिर एमपी यानी जनप्रतिनिधि बनने के बाद इंसान का जो है खुद का एक परिवेश है वो बदल जाता है। हालांकि बिहार में ऐसे भी कई सारे मंत्री हैं, एमएलए एमपी हैं जो एक कोटि में भी हैं। तो आप जो अभी आपका सरल व्यक्तित्व है और जनता के बीच रहते हैं, क्या एमपी बनने के बाद ये परिवर्तन होता दिखाई देगा या फिर ऐसे ही जनता के लिए हमेशा आवाज खड़ी करोगे? नहीं, हम परिवर्तन नहीं होंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमारी तो यह कोशिश होगी कि जोधपुर जिले के अंदर इतने भी एमएलए होंगे उनको साथ लेकर के हम हमारी जोधपुर की आवाज है वो राष्ट्र में जो संसद है वहां पर उठाएंगे। एक अभिषेक जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जहां जब मैं आपके बारे में एनालिसिस कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप 363 मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हो और आपने जो है जोधपुर से लेकर के दिल्ली तक इनकी एक लंबी संघर्ष के दौर पर एक लड़ाई लड़ी थी। तो जब आप वर्तमान में जोधपुर से, उस जमीन से जहां पर खेजड़ली विश्व का एकमात्र अनूठा बलिदान हुआ है, उस धरती से आप खुद एमपी की इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि बनने के बाद क्या उस मुद्दे को आप संसद में उठाओगे? हमारा मुद्दा ये होगा सबसे पहला कि उस खेजड़ली बलिदान को उठाएं, क्योंकि आज सिर्फ कागजों के अंदर इस चीज को रखा गया, ओनली इन डॉक्यूमेंट्स। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे यहाँ पर, बोला था कि चैंपियन ऑफ द अर्थ बिश्नोई समाज, लेकिन उन्होंने किसी ने आज तक किया कुछ नहीं। संसद में भी उठा कि बिश्नोई समाज ने कुर्बानी दी है, लेकिन कुर्बानी दी है तो उस चीज को वर्ल्ड के सामने लाओ, उस चीज को राष्ट्रीय धरोहर के अंदर शामिल करो, वहां पर पर्यटक स्थल के रूप में शामिल करो। आज भारत के अंदर सिर्फ एक बिश्नोई कौम ही ऐसी है जिनको देखने के लिए यूरोप से लोग आते हैं। जोधपुर से बिश्नोई विलो सफारी होती है, यहाँ सालावास है, कूड़ा बिश्नोई है, उनको पता यहाँ पर आने के बाद में चलता है कि दिल्ली में आने के बाद और जोधपुर के आने के बाद गई है ऐसी ऐसी जगह और वहां पर वो चीज देखने के लिए जाते हैं। तो हम इस चीज को संसद के अंदर उठाएंगे, हम तो गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि इस चीज को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाए ताकि पूरे जो विश्व के सामने ऐसी घटना आ सके। क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो यदि जो गुरुजम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम बनाए हैं और जो पर्यावरण के बारे में कहा, यदि उसको फॉलो करें तो काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इन सब की लड़ाई लड़ने के लिए वहां से बहुत सारे लोग एमपी बने हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को जब सदन में उठाने की बात आई तो वो अपने आप को इनसे दूर करते हुए दिखाई दिए। लेकिन आप अगर मैं ये बात जोर लगाकर क्यों पूछ रहा हूं कि आप को संज्ञान में दे दूं कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अभी इलेक्शन फाइट कर रहे हैं उसमें लगभग 2 से 2.5 लाख के करीब बिश्नोई वोट है। तो ऐसे में आपकी नजर उस वोट बैंक के ऊपर टिकी हुई है। एक ये कि सबसे पहले तो बात यह है कि जब ये खेजड़ली का मुद्दा ये लोग इसलिए नहीं उठाते क्योंकि ये अभी तक वोट बैंक बना नहीं है, लोगों की भावना में ज़्यादा जागृत हुआ नहीं है। नेताओं को वही देखो, मक्खी वहीं जाती है जहां पर उसको मीठी चीज़ मिले। नेताओं को सिर्फ वोटों से मतलब होता। आज पेड़ पौधे और पर्यावरण में वोट है नहीं, इसलिए इस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया। मैं तो निवेदन करता हूँ बिश्नोई समाज से कि आखिर कब तक ऐसे ही हम चलते रहेंगे। अपना हक है, जिन लोगों ने बलिदान दे दिया कम से कम सीना ठोक कर हक तो मांग सकते हैं।
भाई अब कोई भी क्षेत्र में जब जीत के जाता है वापस वोट मांगने आते हैं, कब तक हम उनसे सवाल तो जवाब होने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। तो हमारा मुद्दा यही होगा कि इस चीज को बड़े लेवल पे लाएं। लेकिन एक बात मेरी आपसे ये है कि जब एक एमएलए का हो या एमपी का प्रत्याशी हो, जब आप मैदान में उतरते हैं और वहां पर आप प्रशासन के बीच में रहते हैं, तो वहां पर जब एक सामान्य मानवी से आप एक एमपी के प्रत्याशी तौर पर जब कलेक्ट्रेट में होते हो या फिर आपके ऊपर उन सब प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारियों से जब आपकी बातचीत होती है, उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं कि इन जनप्रतिनिधियों के मन में क्या सवाल होते हैं और उस समय आपके मन में क्या भाव आता है कि वाकई जो मैं आज जिस जगह से फाइट कर रहा हूं वो डगर हम जैसे यानी किसान कौम के लिए नहीं बनी हुई है? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने ये सवाल किया, बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि मैं 11 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ जी। मैं पटवारी से लेके पीएम ऑफिस तक जा चुका हूँ। यहाँ से जो लोकल जो हमारा थाना है वहाँ से लेके पीएमओ तक मैं अरेस्ट हो चुका हूँ। ऐसा कोई सिर्फ भारत में एक राष्ट्रपति के अलावा और पीएम के अलावा मैं हर मंत्री नेता से मिला हुआ हूँ। अधिकतर ये होता है कि जो जैसे ये दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं जी। क्योंकि अभी मेरा तो इनका क्या है कि वो आना जाना रहता है, तो पहले मेरे अंदर भी ये संकुचित थी भावना होती है, क्योंकि आम आदमी इनके सामने तो एक बार तो खड़ा होकर के भी बोल नहीं सकता, बिल्कुल जवाब ही नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक तरह का क्या बोलते हैं अंदर ही अंदर वो डर लगता है कि डर लगता है। लेकिन अब मैं तो इस फील्ड में हूँ, हमारी तो कभी कभी आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से एक मंत्री से भी अनबन हो गई थी, पंगा भी हो गया था, फिर भी हम देखो कि ये चीजें आदमी जब कोई चीज सफलता के लिए ठान लेता है तो फिर वो आगे नहीं देखता है कि कितना बड़ा पद है, कौन है, कर नहीं, उनका एक ही मोटिव होता है कि इस चीज को कैसे हासिल किया जाए। तो इस हिसाब से हमारे लिए ये कोई बड़ी बात है नहीं हम कि इस चीज को नर्वस के तौर पे देखें। लेकिन एक बात निकल कर ये आ रही है अभिषेक जी की प्रशासनिक अधिकारियों का जो कुछ भी काम करने का एक तरीका है, यानी मैं यूं कह दूं कि अपने सिस्टम का जो तरीका है वो बहुत इस प्रकार से बना हुआ होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी सत्ता होगी वो उनके अगल बगल में घूमते हुए दिखाई देंगे। और जब हम चाहे तो हॉस्पिटलाइजेशन का देखें या ट्रैफिक व्यवस्था को देखें तो वहां पर जब मंत्री या कोई सत्ता का मुखिया आने वाला हो उस दिन तो अलर्ट में रहते हैं, लेकिन उस दिन सामान्य मानवी को परेशान किया जाता है, यानी जो समाज का अंतिम व्यक्ति जो जाना चाहता है उनको चाहे तो ट्रैफिक डाइवर्जेशन को लेकर के हो, यानी तमाम वो चीजें जहां उन्हें परेशान किया जाता है। तो आपका क्या मोटिव रहेगा जब आप यहां के एमपी बन जाओगे तो इन सब चीजों से यानी कि एक सामान्य आदमी को निजात मिल पाएगी? हम सबसे पहले तो जो ये पुरानी जो भी सिस्टम है जिस हिसाब से चल रहे हैं इसको सब चेंज करेंगे, क्योंकि होता यह है कि जब हम हक नहीं मांगते हैं तो अगले वाला भी ऊपर चढ़ जाता है, बिल्कुल, क्योंकि वो उस पर हावी हो जाता है। जब जनता आवाज उठाएगी नहीं तो वो ढीले ही रहेंगे। तो इसीलिए ये सब प्रशासन हम पे हावी होता रहता है। जब तक कोई भीड़ भड़ाका नहीं होता है, जब तक कोई दंगा नहीं होता है या कोई आवाज के लिए सड़कों पे नहीं होता है, तब तक तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई भी नहीं सुनता यहाँ पर। तो इस चीज को हम जनता को जागरूक करेंगे और उसके साथ भी हम ऐसे प्रोग्राम करेंगे हर 6-6 महीने अवेयरनेस प्रोग्राम जो आज तक नहीं हुए, ताकि उनको पता चल सके हाँ भाई आपका ये हक है, ये जो जनता के जो बड़े बड़े अफसर हैं ये आपके नौकर ने की इनके आप नौकर हो। अभिषेक जी, मेरा अब अंतिम आपसे सवाल ये रहेगा कि जोधपुर सिटी है, इसमें इससे पहले कहीं चाहे नेता आए हैं, पॉलिटिशियन हुए हैं, चाहे तो एमपी ले लीजिए, यहाँ के जेडीए के या चेयर हो या चेयरमैन हो, या ये तमाम लोगों ने जो जोधपुर के विकास के जो दावे किए थे वो धरातल पर खोखले दिखाई दिए। जब हम यहाँ से स्टूडियो से निकलकर जब हमें सिटी तक पहुंचना होता है तो हमें इतनी सारी चाहे सड़क के खस्ता हाल को देखते हैं या ट्रैफिक का जो चीज देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी कई साल और लग जाएंगे ये चीजें धरातल पर लाने के लिए, चाहे तो सड़क हो या इन तमाम चीजों को लेकर के। तो सामान्य इंसान है वो आपके ऊपर नौजवान टकटकी लगा के खड़े हैं कि उन्हें किस प्रकार से आप जो है जोधपुर से इन तमाम चीजों से निजात पाएं, क्योंकि दोनों प्रत्याशी अपने आप को युवा मानते हैं, लेकिन जब हम युवा की परिभाषा में जाते हैं तो वो युवा है नहीं, असल में युवा आप दिखते हो, क्योंकि उनकी यूथ की जो एज होती है वो सामान्य 20 से 25 साल के और 35 साल तक होती है, तो आप उसमें सटीक बैठते हो। युवा की आवाज बनने का मकसद आपका सही साबित होगा। अब देखिए, जैसे आपने जेडीए की बात की, क्योंकि जब आदमी सही जगह पर और सही स्थान पर सही आदमी नहीं होंगे तो उधर जो घोटाले ही होंगे, और घोटाले के चक्कर में तो आपको ही पता है कि वो
कि कितने करोड़ों का घोटाला आया, जेल भी गए, वो भी गए। फिर देखो कि घोटाले जब ऊपर से और नीचे सब ये चैन होती है, इस चैन को हम ब्रोक करेंगे, क्योंकि जब चैन से आदमी बच जाता है कुछ ही दिन जेल जाता है। हम क्या है कि इस पूरे जो सिस्टम है उसको चेंज करेंगे और हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जोधपुर से निर्दलीय एमपी प्रत्याशी अभिषेक बिश्नोई, जो अभी चुनाव के वक्त अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम अगले हफ्ते फिर से मिलाएंगे एक विशेष शख्सियत के साथ। देखते रहिए न्यूज टीवी इंडिया। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज टीवी इंडिया पर